बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा पोलराइजेशन और हम ये जानना चाहते हैं कि पोलराइजेशन है क्या। तो सबसे पहले ये देखें कि लाइट बेसिकली एक हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एंड इट कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। लाइट एक हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स पर मुश्तमिल है। फर्दरमोर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं दे ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है तो देखिए आपके पास ये आपका ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा, ये y के अलॉन्ग अगर ऑसिलेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर z के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रहा होगा। देखिए इन दोनों के ऑसिलेशन में कितना एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और यहां पे करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक y के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है और मैग्नेटिक z के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है। तो दोनों वेक्टर्स की ऑसिलेशन में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज टुवर्ड्स योर राइट, s जिसको हम पॉइंटिंग वेक्टर भी कहते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बताता है कि लाइट वेव इस वक्त किस तरफ ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब पोलराइजेशन है क्या, तो देखें हमने पढ़ा इंटरफेरेंस और हमने स्टडी किया डायफ्रैक्शन को। अब इंटरफेरेंस से और डायफ्रैक्शन से कंक्लूजन क्या थी, अगर मैं इनको कंबाइन करूं, व्हाट कंक्लूजन डिड वी हैड आफ्टर दीज एक्सपेरिमेंट्स। तो कंक्लूजन वाज दैट लाइट इज अ वेव। वो कंक्लूजन क्या थी कि लाइट इज अ वेव। ये कंक्लूड किया हमने इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन को स्टडी करके, ठीक है। लाइट इज अ वेव, फिलहाल ये साबित हुआ कि लाइट एक वेव है, ठीक। बाकी मैक्सवेल थ्योरी से हमें यह पता है कि लाइट एक हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन की हुई है इस चीज की, लेकिन अब लाइट वेव तो है, ये भी नजर आता है सन से अर्थ तक आ रही है तो ट्रैवलिंग वेव है। ये भी पता चल चुका है कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी नॉन मैकेनिकल वेव है। लेकिन अभी ये नहीं पता कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन का कंक्लूजन ये है कि लाइट एक वेव है, लेकिन हमें फिलहाल ये नहीं पता कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। सो लाइट की ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल नेचर के बारे में इस वक्त हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बन गया एक क्वेश्चन मार्क जिसका हमें आंसर भी चाहिए, एंड द आंसर कम्स फ्रॉम पोलराइजेशन ऑफ वेव्स। आंसर कम्स फ्रॉम पोलराइजेशन ऑफ द वेव। तो आपको अब ये समझा रहा हूं कि पोलराइजेशन को पढ़ने की जरूरत क्यों है, हम क्यों पोलराइजेशन ऑफ वेव्स को स्टडी कर रहे हैं। तो पोलराइजेशन ऑफ वेव्स को स्टडी करने का मकसद क्या है, टू फाइंड द ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ द वेव। अगर लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है तो इट विल अंडरगो पोलराइजेशन, क्योंकि पोलराइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। अब ये पोलराइजेशन है क्या, ये अगर हम समझ गए तो फिर हम लाइट की पोलराइजेशन करेंगे। अगर लाइट पोलराइज हुई तो वो एक ट्रांसवर्स वेव है, अगर ना पोलराइज हुई तो फिर वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है।
ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे पोलराइजेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स। ताकि हमें पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट पता चले। मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स। अच्छा, कंसिडर कीजिए कि हमारे पास यहाँ दो रेक्टेंगुलर स्लैब्स हैं जिनमें हमारे पास स्लॉट्स बने हैं और ये दोनों स्लैब्स एक दूसरे के पैरेलल आप देख सकते हैं अरेंज हुई हैं। अच्छा, यहाँ से एक रस्सी को बांध के जस्ट लाइक दिस मैं इन दोनों स्लैब्स से पास कर देता हूँ, ठीक है। और इस रस्सी का दूसरा एंड मेरे हाथ में होगा। इनफैक्ट ये एक नहीं दो रस्सियाँ होंगी, तो इसमें मैं दो किस्म की ऑसिलेशन जो है वो पैदा कर सकूंगा। वो दो किस्म की ऑसिलेशन जरा देखिएगा। ठीक है, एक ऑसिलेशन इसमें जो ऑसिलेशंस पैदा करनी है उन ऑसिलेशंस में एक बात का ख्याल रखना है कि वो ऑसिलेशंस इस स्लिट के पैरेलल जा रही हूं लाइक दिस, ठीक है। और दूसरी ऑसिलेशंस हैं जो इस स्लिट के परपेंडिकुलर जा रही हैं। तो जरा दोनों ऑसिलेशंस को गौर से देखिएगा। बताइए दोनों ऑसिलेशंस में कितना एंगल महसूस हो रहा है? 90। यस, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड कि ये एक नहीं दो रस्सियां और ये दोनों रोप्स जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रही हैं। आपके ख्याल में कौन सी ट्रांसवर्स वेव इसमें से इस स्लिट में से पास हो सकेगी? द रेड वन और द ग्रीन वन? द रेड वन, क्योंकि रेड की जो ऑसिलेटिंग वेक्टर्स हैं वो इस स्लिट के पैरेलल है, तो इससे गुजर सकते हैं। तो हमें आगे रेड रे जो है वो मौसूल हो जाएगी। इसी तरह ये रेड रे यहां से भी गुजर जाएगी और यहां पे हमें रिसीव होगी, ठीक है। तो अब देखें यहां पे कितनी वेव्स थी? दो। एक ऐसी वेव थी जो इस स्लिट के पैरेलल, जिसमें वेव्स इस स्लिट के पैरेलल ऑसिलेट कर रही थी लाइक यूं, उनके जो वेक्टर्स थे वो इस स्लिट के पैरेलल ऑसिलेट कर रहे थे, तो वो ट्रांसमिट हो जाती हैं। लेकिन जो वेक्टर्स इस स्लिट के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे थे वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो इस वेव को हम कहते हैं अनपोलराइज्ड वेव, जिसमें किसी भी डायरेक्शंस में ऑसिलेशन हो रही है। लेकिन इस वेव को हम क्या कहते हैं? पोलराइज्ड वेव कहते हैं, जिसमें प्लेन ऑफ ऑसिलेशन डिफाइंड होता है कि वेव किस प्लेन में ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। सो दिस इज योर unpolarized wave, and this one that you have received is your polarized wave। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है सर आपने यहाँ पे ये दो स्लैब्स क्यों इस्तेमाल की? एक स्लैब मैंने ये यूज की हुई है, ठीक है, और एक स्लैब मैंने ये यूज की हुई है, तो ये दो का क्या मकसद है? एक्चुअली इनमें एक पोलराइजर है और दूसरा एनालाइजर है। पोलराइजर वेव को पोलराइज करेगा और एनालाइजर से गुजरने के बाद हम एनालाइज करेंगे कि क्या वही वेव हमें मौसूल हो रही है जो यहाँ से पोलराइज होके बाहर निकली। इसकी इंपॉर्टेंस दूसरे सेटअप में पता चलती है। मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं इन स्लैब्स को। अब मैं पोलराइजर को तो उसी तरह रखूंगा, लेकिन एनालाइजर को 90 पे रोटेट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू पोलराइजर।
लाइक दिस, और सेम यहाँ पे मैं एक फिक्स सपोर्ट बांध देता हूँ, और ये यहाँ से लाके मैंने इसे टाई कर दिया इस फिक्स्ड एंड के साथ. रिमेंबर दिस रिप्रेजेंट्स अ फिक्स्ड एंड. अब अगेन मैं यही दो वेव्स इसमें पैदा करूंगा. तो अगेन देखें ये दोनों वेव्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रही हैं, और रेड कलर की वेव की ऑसिलेशन इस स्लिट के स्लॉट की बिल्कुल पैरेलल है. ठीक है. अब बताइए अगेन पोलराइजर में कौन सी वेव पास हो जाएगी? रेड वाली वेव पास हो जाएगी. तो आप रेड वाली वेव को यहाँ पे रिसीव कर लोगे. ठीक है. लेकिन अब बताइए एनालाइजर से रेड वाली वेव पास हो पाएगी? नहीं. इसका मतलब ये साबित हुआ कि पोलराइजर ने इस ब्लू कलर की वेव को ब्लॉक कर लिया था पहले से. तो हमें यहाँ पे पोलराइज्ड लाइट मिली थी. अब जब हमने इसके प्लेन ऑफ ऑसिलेशन को 90 पे, इसको एनालाइजर को 90 पे रोटेट किया, तो ये जिस प्लेन में ऑसिलेट कर रही है रेड कलर की वेव, वो भी अल्टीमेटली ब्लॉक हो गई है. समझ आई कि नहीं ऐसे? अच्छा, अब ये हमने साबित किया कि ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं दे अंडरगो पोलराइजेशन. ठीक है. इस प्रोसेस को जिसमें हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट किया जाए क्या कहते हैं? पोलराइजेशन कहते हैं. और बेसिकली पोलराइजेशन में हम क्या कर रहे हैं? हम प्लेन ऑफ ऑसिलेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, वेव को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि एक सिंगल प्लेन में ऑसिलेट करे. जब हम वेव को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आपने एक ही प्लेन में ऑसिलेट करना है, तो फिर ऐसी वेव को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, जो हमें यहाँ पे रिसीव भी हो रही है. लेकिन क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम पोलराइज कर सकते हैं? तो उसके लिए भी एक एक्टिविटी कर लेते हैं छोटी सी. यहां पे हम एनालाइजर भी रख देते हैं, पोलराइजर भी रख देते हैं. एंड द सेम फिक्स सपोर्ट हियर. अच्छा, ये रोप नहीं टाई की मैंने, ये सिर्फ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने स्प्रिंग टाई करना है एंड के इस फिक्स एंड के साथ, तो एक डायरेक्शन हमारे लिए बन जाए, हम उससे लाइन के अलॉन्ग मूव कर सकें. तो यहाँ पे मैं स्प्रिंग को ले रहा हूँ और स्प्रिंग में कंप्रेशनल वेव्स पैदा होती हैं. तो ये आपके पास कंप्रेशन, ये आपके पास रेयरफेक्शन. ठीक है. अब ये कंप्रेशन या रेयरफेक्शन इसमें से भी पास हो जाएगा और इसमें से भी पास हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेशन या रेयरफेक्शन में पार्टिकल्स मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन. लाइक ये आपके पास अगर स्लॉट बनी हुई है, तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं? पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन. तो अब वो चाहे स्लॉट ऐसे पड़ी हो तो भी गुजर जाते हैं, या ऐसे पड़ी हो तो भी गुजर जाएंगे. तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को पोलराइज नहीं किया जा सकता. ये क्वेश्चन इन डिटेल्स में कई दफा आ चुके हैं. साउंड वेव्स कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, डायफ्रैक्टेड या पोलराइज्ड. पोलराइज्ड, क्योंकि रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डायफ्रैक्शन ये तमाम वेव्स की प्रॉपर्टी है, लेकिन पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स की प्रॉपर्टी है. समझ आई बात की? सो ये एक्सपेरिमेंट आपने दो कर लिए, ट्रांसवर्स वेव्स के लिए और ये कर लिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए. अच्छा, लेट्स कम बैक. अब अगर मैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट को डिफाइन करूं, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट से क्या मुराद है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट मींस restricting electric and magnetic vibrations of an electromagnetic wave to a
single plane is called polarization of light. हम लाइट में भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशंस को अगर एक सिंगल प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर दें तो हम इस फिनोमेना को क्या कहेंगे? पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहेंगे। ठीक है, तो जरा ऑर्डिनरी लाइट का एनालिसिस करते हैं कि जो ऑर्डिनरी लाइट पैदा हो रही है सन से या कैंडल फ्लेम से या इन बल्ब से जो आपके रूम में लगे हुए हैं, तो क्या ये एक पोलराइज लाइट है या ये अनपोलराइज लाइट है? ठीक है, ओके अब ये देखें सबसे पहले कि ये लाइट इमिट कैसे होती है। ये रहा न्यूक्लियस, ये रही फर्स्ट शेल, ये रही सेकंड शेल। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है तो उसमें एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी दी थी, कोई भी तरीके कार आपने इख्तियार किया, इसको एक्साइट किया हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को बाय कोलिजन या बाय थर्मल एक्साइटेशन या बाय ऑप्टिकल एक्साइटेशन, किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन इस हायर एनर्जी लेवल में पहुंच गए। अब इलेक्ट्रॉन को अगर आप देखें तो इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन हाइड्रोजन एटम इन अ सर्कुलर पाथ। जब ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा नीचे, तो क्या इमिट करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेगा। इट विल इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट होगी। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स हैं ये वर्टिकल प्लेन में भी हो सकते हैं और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो और इन बिटवीन यानी वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलावा वो ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। सो देयर आर basically infinite directions in which an orbit can be oriented. अब वेरियस एटम्स में वेरियस किस्म की ओरिएंटेशंस होंगी, वेरियस सर्कुलर पाथ्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट वर्टिकल प्लेन में और इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर एनर्जी लेवल की तरफ, तो जो लाइट ये इमिट करेगा वो पोलराइज्ड होगी वर्टिकल प्लेन में। अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहा है तो फिर जो लाइट वो इमिट करेगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में पोलराइज होगी। तो इसी तरह इन बिटवीन अगर कोई प्लेन है तो फिर जिस किस्म के प्लेन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जिस किस्म के प्लेन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा तो उसी प्लेन में एक पोलराइज लाइट इमिट करेगा। अब कैंडल फ्लेम हो या सन हो या बल्ब हो तो उसके अंदर तो हम काउंट तो नहीं कर सकते, पर तो हम जनरली कह देते हैं देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स, बहुत बड़ी तादाद है एटम्स की, उसके अंदर फिर उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर वो इलेक्ट्रॉन्स इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स जब एक्साइट और डी एक्साइट होंगे डिफरेंट प्लेन्स में, तो क्या वो पोलराइज लाइट इमिट करेंगे? नहीं, हमारे पास जो लाइट इमिट होगी इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी लाइट्स ऑसिलेटिंग इन एवरी प्लेन। तो ये सिंबल हम फिर डेजिग्नेट कर देंगे अनपोलराइज लाइट। तो सनलाइट जो है वो एक अनपोलराइज लाइट है जिसमें ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स तमाम प्लेन्स में ऑसिलेट कर रहे हैं। हमने इस अनपोलराइज लाइट को किस में कन्वर्ट करना है? पोलराइज लाइट में, जिसमें सिर्फ या तो ये वाली वाइब्रेशन हो या सिर्फ ये वाली वाइब्रेशन हो, या चले मैं कलर चेंज कर देता हूं, या सिर्फ ये वाली वाइब्रेशन हो या सिर्फ ये वाली वाइब्रेशन हो। तो ऐसी लाइट को फिर हम क्या कहेंगे? पोलराइज लाइट कहेंगे। समझ आई बात? Such a light is called polarized light. And the process of obtaining unpolarized light from
polarized light from unpolarized light is called polarization, and the device is called polarized. That device is called polarized. ठीक है. अच्छा, ये एक बात नोटिस हम कर लेंगे यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, यहाँ पे मैं डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ. दे ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो जरा इस चीज को नोटिस कीजिएगा कि जिस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जीरो होगा उस वक्त करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी जीरो होगा. ये अगर मिसाल के तौर पे मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो देखिए जिस वक्त इलेक्ट्रिक जीरो मैग्नेटिक भी जीरो, जिस वक्त मैग्नेटिक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक भी मैक्सिमम, जिस वक्त मैग्नेटिक इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा था इलेक्ट्रिक भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा था. तो वी हैव दिस थिंग, लुक, जब इलेक्ट्रिक जीरो हुआ मैग्नेटिक भी जीरो हुआ, जब इलेक्ट्रिक नेगेटिव मैक्सिमम हुआ तो मैग्नेटिक भी नेगेटिव मैक्सिमम, और दोबारा जब इलेक्ट्रिक जीरो हुआ तो मैग्नेटिक भी. तो हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अलग नहीं कर सकते, ये को एग्जिस्ट करते हैं. इसका मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए बस एक ही वेक्टर काफी है, या इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक. तो हम अपनी आसानी के लिए, क्योंकि ज़्यादा मटेरियल्स जो हैं हम जो स्टडी करेंगे वो सेंसिटिव हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए और उनको स्टडी करना भी आसान है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को अपना रेफरेंस वेक्टर चूज कर लेंगे. यानी अब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ऐसे नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा, हम सिंपली यूं ड्रॉ कर दें. तो ये हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, हमें पता है कि उसका करस्पॉन्डिंग फील्ड वेक्टर उसके साथ मौजूद है. समझ आ गई बात की. अब इसी तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर E1 है तो अब मैं इसके परपेंडिकुलर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E2 ड्रॉ कर दूंगा. तो बताइए क्या ये वेव एक पोलराइज्ड लाइट है या अनपोलराइज्ड लाइट है? पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड? क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स मौजूद हैं, इसमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स मौजूद हैं. एक Y में ऑसिलेट कर रही है और दूसरी Z में ऑसिलेट कर रही है. समझ आई बात की? अब हमने इसको कन्वर्ट करना है किसमें? पोलराइज्ड लाइट में. तो पता ये चला कि ये जो ऑर्डिनरी लाइट है ये कौन सी लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट है. कैंडल फ्लेम से आने वाली भी, क्योंकि वो भी एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, या जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की डी एक्साइटेशन की वजह से पैदा होती हैं. तो अब इस बात पे तो हमारा कंट्रोल है नहीं कि हम कहीं n नंबर ऑफ एटम्स जो एक असेंबली में मौजूद हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को कहें कि आप सारे के सारे एक ही प्लेन में जो है सर्कुलर मोशन करें और फिर आप एक ही प्लेन में लाइट को इमिट करें. दैट इज नॉट पॉसिबल. तो हमें हमेशा नेचुरल सोर्सेज से अनपोलराइज्ड लाइट मिल रही होगी. यू गॉट माय पॉइंट? ओके. अब हमारे पास वेरियस प्रोसेसेस हैं या मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं फॉर पोलराइजेशन. मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट. तो वो वेरियस मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन कौन कौन से हैं? सो उनमें भी है four methods described in your book, and those four methods are polarization by reflection and polarization by selective absorption. And polarization by refraction and polarization by scattering of light. अच्छा, polarization by selective absorption. First one, this is in your course, ये हम स्टडी करेंगे. सेकेंड नंबर पे polarization by reflection को भी हम स्टडी करेंगे.
और पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग, ये मेथड्स हैं लेकिन आपकी बुक में डिस्क्राइब नहीं हुए, तो हम इनको डिस्कस नहीं करने लगे, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली आप देखें तो सनलाइट स्कैटर भी हो रही है एटमॉस्फेयर में, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, थोड़ा बहुत एयर में भी हो रहा है, और एयर से वाटर में जाए या डिफरेंट मीडिया में ग्लास में जाए तो रिफ्रैक्ट भी हो रही है। एटमॉस्फेयर में कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब भी करते हैं, रिफ्लेक्ट भी हो जाती है सनलाइट वेरियस सरफेसेस से, जैसे वाटर की ही सरफेस से या दीवारों से या अर्थ सरफेस से। तो बेसिकली ये है कि हमारे पास जो लाइट है नेचर में वो पार्शियली पोलराइज्ड है। पार्शियली पोलराइज्ड किस वजह से? रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेसेस या सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन बाय वेरियस मॉलिक्यूल्स या रिफ्रैक्शन फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर या स्कैटरिंग इन द एटमॉस्फेयर। तो ये वेरियस मेथड्स हैं जिनकी वजह से हमारे पास नेचर में जो लाइट है वो कौन सी लाइट है? पार्शियली पोलराइज्ड। सन से आ रही है अनपोलराइज्ड फॉर्म में, लेकिन इनमें से किसी भी प्रोसेस हो जाने की वजह से एटमॉस्फेयर में वो हो जाती है पार्शियल पोलराइज्ड लाइट। तो हमने करना है उसको कन्वर्ट फिर पोलराइज्ड लाइट में, जिसके लिए हम इन दो मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे और फिर अल्टीमेटली जाके देखेंगे कि अगर लाइट पोलराइज होगी तो मुझे फायदा क्या होगा उसकी पोलराइजेशन का। एक तो मुझे ये पता चल जाएगा कि लाइट हैज ट्रांसवर्स नेचर, चलो ठीक है, लेकिन क्या मैं इसका कोई फायदा उठा सकूंगा प्रैक्टिकल लाइफ में? तो ये दो चीजें अब हमारे टारगेट में। तो देखते हैं पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। अच्छा, इस पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डेक्रोइक सब्सटेंस का। अच्छा, ये जो डेक्रोइक सब्सटेंस है इसका वर्ड ओरिजिन है डाइक्रोम। डाइक्रोम डाई कैसे कहते हैं? टू को। क्रोम कैसे कहते हैं? कलर को कहते हैं। तो यहां पे लफ्जी मानी टू कलर के हैं, लेकिन इसका काम अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में, वो जो दो कलर है उससे रेफरेंस अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देना। ये जो डेक्रोइक सब्सटेंस है इसकी एक एग्जांपल है क्यूनीन आयोडोसल्फेट। क्यूनीन आयोडोसल्फेट क्रिस्टल्स। अब ये क्यूनीन आयोडोसल्फेट क्रिस्टल्स जो हैं, आपने अगर ग्रुप चेक किया हो तो सुबह आपके ग्रुप में मैंने इसकी डायग्राम्स भी भेजी थी। और क्यूनीन आयोडोसल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं इनकी खासियत ये है कि ये अपने क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस को ट्रांसमिट करते हैं, और परपेंडिकुलर कोई भी वाइब्रेशंस आ रही हो तो उनको ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, ये क्यूनीन आयोडोसल्फेट क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है और ये उसका क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है। दिस एक्सिस इज कॉल्ड क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। अच्छा, अब ये समझ लेते हैं पहले कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है क्या, क्योंकि अगर हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को समझ गए तो फिर हम फर्दर डिस्कशन कर पाएंगे। तो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस बेसिकली इट इज अ सेट ऑफ 3 or 4 reference lines, imaginary lines drawn within a crystal to describe its own coordinate system. एक क्रिस्टल के अंदर आप 3 या 4 लाइंस ड्रॉ करोगे, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करोगे, और क्रिस्टल के अंदर ही उसका अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर दोगे।
तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कहेंगे। मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ इसकी। अच्छा, आप सब लोगों ने तो NaCl पढ़ा हुआ है ना, क्यूबिक क्रिस्टल है। अच्छा देखो, अब इन एक्सिस को डिफाइन करने से क्रिस्टल के अंदर स्टडी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। तो देखिए, मैं NaCl के अंदर एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस या कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर रहा हूं। एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन। ये 3 लाइंस हैं कि नहीं? ये 3 लाइंस इस NaCl क्रिस्टल के अंदर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की हैसियत रखती हैं। अब क्रिस्टल के अंदर इसका अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया है और ये इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर एग्जांपल A, B और C से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंसेस पे मूव करें 90 डिग्री के एंगल पर, तो आपको अगले 3 एटम मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर यहां पर सोडियम पड़ा हुआ तो इससे आगे जाएं इक्वल डिस्टेंस पर, इससे आगे जाएं इक्वल डिस्टेंस पर और इससे आगे जाएं इक्वल डिस्टेंस पर, इन्हीं लाइंस पे, तो आपको अगले 3 एटम्स मिल जाएंगे। तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं यूं कर दूं, इसको, इसके एक्सिस को एक्स वाई जी का नाम दे दूं और इन लेंस को ए बी सी का, तो ये म्यूचुअल एंगल्स कितने हैं? 90। तो ये म्यूचुअल एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 एंड ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो अब ये अपना क्रिस्टल का कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया है कि हमें अगले एटम्स की पोजीशंस कैसे पता चलेंगी, तो ऐसे पता चलेंगी कितने एंगल पे जाना है, कितनी लेंथ में जाना है। तो ये सिस्टम के अंदर अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन हुआ है और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करने वाली लाइंस को क्या कहते हैं? क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये 3 या 4 लाइंस हो सकती हैं विद इन अ क्रिस्टल। तो यहाँ पे एक लाइन है क्यूनीन आयोडोसल्फेट क्रिस्टल में, ये इसका क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है। इसकी एक्चुअल डायग्राम भी आप लोगों को नजर आ जाएगी। एक्चुअली इस लाइन से लेफ्ट पर भी और इस लाइन से राइट पर भी पूरी एटम्स की एरे है, पूरी एटम्स की एरे है जो किसी भी और किस्म के वेक्टर्स को आने वाले वेक्टर्स को ब्लॉक करेगी, सिर्फ उन्हीं वेक्टर्स को ट्रांसमिट करेगी, उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को जो इस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के पैरेलल ऑसिलेट कर रहे हो। तो अब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहां से ट्रांसमिट होके हमें यहां पे रिसीव हो सकता है। लेकिन इसकी निस्बत अगर कोई इस किस्म का वेक्टर आ गया जो इसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये उसे ब्लॉक कर देगा। तो इसको क्या कहते हैं? सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। कि इससे सेलेक्ट किया है कि सिर्फ वही इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस यहां से ट्रांसमिट हो सकेंगी जो इसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के पैरेलल हो। तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस जो इसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ये उनको क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा। ठीक है, सो यहां पे हमारे पास क्यूनीन आयोडोसल्फेट के बहुत से क्रिस्टल्स हम ले लेते हैं, वही दो क्रिस्टल्स के पेयर ले लेते हैं और उनको हम एज अ पोलराइजर और एनालाइजर ट्रीट करेंगे। तो एक क्रिस्टल में यहां ड्रॉ कर देता हूं लाइक दिस। तो ये पोलराइजर हो जाएगा जो इनकमिंग वेव को पोलराइज करेगा, और एक मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं जो एनालाइजर बन जाएगा। और ये इनके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होंगे। ठीक है, सो हियर इज योर एनालाइजर ए। अब यहां से अनपोलराइज्ड लाइट आएगी। ये अनपोलराइज्ड लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से सारे, फॉर एग्जांपल ये E2 है और ये मैंने बताया नहीं, ये E1 है, और यहां पर हम एक और ड्रॉ कर देते हैं E3। तो ये हमारे पास
पोलराइज्ड लाइट भी। अच्छा, अब यहां से ये जो क्यूनीन आयोडोसल्फेट का क्रिस्टल है, ये कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ट्रांसमिट करेगा? E1 को ट्रांसमिट करेगा। तो E1 को जब ये ट्रांसमिट करेगा तो E1 का कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट पास हो जाएगा, लेकिन E1 का मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है। व्हाट अबाउट दैट? ये उसके मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट को ब्लॉक कर देगा। हाँ, ये सेपरेट नहीं हो सकते। ये पॉइंट मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। आप घर जाते और सोचते कि सर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो अगर यूं है तो डेफिनेटली इसका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर यूं होगा। तो जब ये गुजरने लगेगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो ट्रांसमिट होगा, लेकिन व्हाट अबाउट दैट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ क्या होगा? अब पहली बात तो ये कि ऐसा तो कुछ है नहीं कि इसका मैग्नेटिक यहीं रह जाएगा और वो किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नेटिक यूं हो वो उसको ट्रांसमिट कर देगा। फिर तो एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी जिसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल ऑसिलेट कर रहे हैं। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन नॉर पॉसिबल। ये तो कभी नहीं हो सकता। सो अब बेसिकली होता क्या है, दिस मटेरियल इज सेंसिटिव ओनली टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। ये मटेरियल सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के लिए सेंसिटिव है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स के लिए सेंसिटिव नहीं है। तो जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट पास होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी पास हो जाएगा, जिसका इलेक्ट्रिक ब्लॉक होगा उसका मैग्नेटिक भी ब्लॉक हो जाएगा। इसकी एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल देता हूं आपको, यू विल एंजॉय इट। जब ट्रैफिक पुलिस वाला किसी मुसाफिर बरदार गाड़ी को रोकता है, पैसेंजर्स हैं, ड्राइवर है, तो वो लाइसेंस पैसेंजर्स का चेक करता है ड्राइवर का? ड्राइवर का। और अगर ड्राइवर के पास लाइसेंस हो, पैसेंजर्स के पास ना भी हो, तो गाड़ी गुजर जाएगी। समझ आएगी नहीं आई? लेकिन अगर पैसेंजर्स के पास लाइसेंस हो और ड्राइवर के पास ना हो तो गुजर पाएंगे? नहीं। सो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ड्राइवर फील्ड है। अगर उसकी ऑसिलेशंस इसकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के पैरेलल हैं तो निकल जाएगा और अपनी मैग्नेटिक फील्ड्स भी साथ ले जाएगा। लेकिन अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस इसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ब्लॉक, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी ब्लॉक हो जाएगा। सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज दैट कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ट्रांसमिट हुआ और यहाँ पे आपने उसको एनालाइज किया कि वाकई में आपके पास सिर्फ यही है। फिर ये याद रखिएगा कि ये वाली लाइट वेरी इंटेंस, क्योंकि इसमें तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस मौजूद हैं। दिस इज लेस इंटेंस, इसकी इंटेंसिटी कम हो गई है क्योंकि मैंने इस लाइट के बहुत से कंपोनेंट्स को ब्लॉक कर लिया है। ठीक है। अच्छा, अगेन ये एक्टिविटी हम रिवाइज करते हैं इस एनालाइजर को 90 पे रोटेट करके। हमें क्या पता, हो सकता है कि इसमें और कंपोनेंट भी निकले हों, सिर्फ E1 ना निकला हो। लेकिन अगर इसको 90 पे रोटेट कर देने से E1 भी ब्लॉक हो गया तो इसका मतलब कि पहले पोलराइजर ने सिर्फ E1 को ही अलाउ किया था और दूसरे पोलराइजर ने उस E1 को भी ब्लॉक कर लिया, तो क्या होगा? कोई लाइट मिलेगी? नहीं। इसका मतलब कि क्रॉस पोलराइजर्स का इस्तेमाल करके मैं लाइट की इंटेंसिटी को कम कर सकता हूं। और इसकी एप्लीकेशन आप लोगों के पास, पहली एप्लीकेशन आपके पास नजर आएगी आपको, कर्टन लेस विंडोज। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती हैं, स्काई हाई बिल्डिंग्स बनी होती हैं, तो इनमें कर्टन लेस विंडो यानी विंडोज के आगे कोई पर्दे नहीं लगे हुए, विंडो के बाहर और अंदर क्रॉस पोलराइड लगे हुए हैं। तो एक पोलराइड लाइट की इंटेंसिटी को कम कर देता है, अगर आप उसके आगे दूसरा पोलराइड भी लें तो इंटेंसिटी को मजीद कम कर देगा, तो कोई लाइट अंदर ही नहीं आएगी। कर्टन लेस विंडोज द एप्लीकेशन समझ आई कि नहीं आई? ओके, सो लेट्स गो टू द अदर डायग्राम। So here is again your polarizer. और ये दूसरा तो हमने रोटेट किया हुआ 90 से, so it will look like this.
अच्छा, ये आपका पोलराइजर, ये आपका एनालाइजर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E1 जो यहाँ से ट्रांसमिट होके यहाँ पहुँच सकता है, लेकिन यहाँ नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि ये Y के अलॉन्ग है और ये Z के अलॉन्ग है। तो आपको यहाँ पे कोई लाइट मिलेगी? नो लाइट, ठीक है, यू विल नॉट रिसीव एनी लाइट। दूसरे वेक्टर्स भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ जो कि पहले ही पोलराइजर से ब्लॉक हो चुके थे P से, तो ये तो पहुंच ही नहीं पाए एक्चुअली। तो देखें ये अनपोलराइज यहाँ पे पोलराइज होगी, और पोलराइजेशन का सबूत क्या है कि यहाँ पे अब आपको एक और पोलराइड जो इसके परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है रख देने से कोई भी लाइट मौसूल नहीं हो रही। इज इट क्लियर? सो ये है आपका मेथड पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन।